नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और इस समय जो पर्टिकुलर चीज़ मैं पढ़ा रहा था उसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मतलब आधुनिक भारत इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे। उसमें से हम हर वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाते हैं और उस पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेप्ट को उस तरह से रखने की कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम के लिहाज से आपके महत्वपूर्ण हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डर हो, तो आप सारी चीज़ों को एक बार में समझ सकें। तो इसी पर्टिकुलर सीरीज में हमने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब आप ये समझिए कि अंग्रेज जो थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपने उपनिवेश के तौर पे स्थापित करने की कोशिश की और यहाँ पे उन्होंने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से कच्चा माल उठाते थे और उसको ले जा करके इंग्लैंड के बड़ी बड़ी मशीनरीज में रिसाइकिल करते थे। क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति पहले से आ चुकी थी, उसी का लाभ उठाते थे और भारत एक अच्छा मार्केट भी उनको मिल गया था जहाँ पे सस्ते दामों पे अपने सामानों को बेचा करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ प्रशासन के भी काम आ गए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे कि भीषण अकाल आ गई थी, भीषण त्राह मची थी आपकी 1770 के आसपास के समय में, और उससे भी लोग नहीं सुधरे थे। और इससे एक बात साबित हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही थी प्रशासन को संभालने में। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटरीज थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी क्षेत्र को भारत के अंतर्गत शासन किया जाता था, उनसे उनके अधिकारों को थोड़ा सा कम कर दिया। यहाँ पर रेगुलेटरी एक्ट बना है, मतलब कि अधिकारों को समाप्त नहीं किया, अधिकारों में थोड़ा संशोधन किया, रेगुलेशन किया। कहने का मतलब उन पर अपनी पकड़ बना ली। आप ऐसे समझो जिसको किसी को आप फ्री हैंड दे रहे हो, लेकिन बाद में आप उस पर ऑब्लिगेशंस लगा दो, कह दो कि नहीं आप सारे काम नहीं कर सकते, कुछ कामों को आपको हमसे इजाज़त लेके करनी पड़ेगी। कुछ यही कंडीशन हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके पीछे के कारण क्या थे आप समझिएगा, क्योंकि उनका मिस गवर्नमेंट की वजह से ही बंगाल में इतनी बड़ी अकाल पड़ी और करोड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो ये किसी भी इंटरनेशनल दबाव भी पड़ रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, आप शासन कर रहे हो, उपनिवेश बना रहे हो, लेकिन किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तो आपके पास है ना। ठीक है, भारतीय लोगों पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का मिस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून तक पहुंचा और उन्होंने कोशिश की द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कुछ कम करने के लिए या फिर उनके कामकाज को देखरेख करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी कारण थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बैंक करप्शन की तरफ बढ़ रही थी। बैंक करप्शन मतलब कंगाल होती जा रही थी। ठीक है, वो लोग, इसके पीछे का रीजन जो समझ में आता है वो ये आता है क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ऑफिसर्स काम करते थे, जो ऑफिशियल्स काम करते थे, वो इतना ज़्यादा लूट लेते थे कि वो ब्रिटिश के पास पैसे पहुंचते ही नहीं थे, वो यहीं पे उसको खत्म कर देते थे और वहाँ पे पता चलता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि इस पर्टिकुलर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये किन परिस्थितियों में भारत में लाया गया और कहाँ तक ये सफल हुआ, किन परिस्थितियों में लागू किया गया, ये सारी बात समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। मतलब उनके पास आर्थिक तौर पे मंदी चल रही थी, आर्थिक तौर पे उनको गतिविधियां जो थी वो काफ़ी करप्ट हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि जैसे आप व्यापार करते हो तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। अब ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की इजाज़त दे दी, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने 1772 में 1 मिलियन पाउंड लोन मांगा। यहाँ पे जब लोन मांगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी माथा ठनक गया कि भाई तुम वहाँ व्यापार कर रहे हो, आपको खुद फिर भी घाटा हो रहा है, तो फिर वहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। तो वहाँ के प्रशासन को देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब प्रशासनिक काम का बोझ जो है उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके एक नया व्यक्ति नियुक्त किया। उसके बारे में भी समझने वाले हैं, ये बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। एलिगेशंस ऑफ करप्शन ऑन द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऑफिशियल्स करप्ट थे, इस बात के एलिगेशन लगाए जा रहे थे, इस बात की कानाफूसी चल रही थी कि हाँ ऑफिसर्स जो हैं वो खुद करप्ट हैं, इस वजह से यहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा है, वो पैसे खुद ही खा जाते हैं, बीच में ही खा जाते हैं, इमीडिएटर पॉइंट में ही खा जाते हैं, इसलिए कंपनी को लाभ नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, और तीसरी बात जो मुख्य बात थी, ये तो दूसरी बात हो गई। और पहली बात क्या हो गई कि 1 मिलियन पाउंड का लोन था, दूसरा उसके करप्शन में बिजी थे ये लोग, और तीसरा जो था वो बंगाल में एक भयानक भुखमरी आई जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। तो बंगाल में भयानक भुखमरी भी कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत पॉलिसीज़ का नतीजा था। ठीक है, अब इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और जो प्रशासन था वो दो तरीके से डुअल सिस्टम में चलता था। मतलब गवर्नर कुछ कहता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सीधा सीधा वो रिपोर्ट करता था, दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सीधा सीधा रिपोर्ट करती थी, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करती थी, उसके ऑफिसर्स सीधा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट या डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे। इस तरीके से कौन सी चीज़ जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत आता है, कौन सी चीज़ प्रशासनिक सेक्टर के अंतर्गत आती है, कौन किस काम को करेगा, इसमें मतभेद चल रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। अब समझते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जब आपका इंडिया में आया उस समय दो पार्ट में डिवाइड था प्रशासन। समझिएगा, कंपनी जो थी वो आपका दीवानी का सारा काम कंपनी करती थी। ये दीवानी मस्तानी वाला दीवानी नहीं है, ये आपका रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली दीवानी है। मतलब दीवान किसको बोलते थे, एक ऐसे अधिकारी को जो कि टैक्स वसूला करता था, उसका मुख्य होता था तो उसको दीवान कहते थे, और टैक्स वसूलने के प्रोसेस को दीवानी कहते थे। आप समझ गए होंगे।
इसी तरीके से जो नवाब हुआ करता था वो जुडिशली पावर देखता था और पॉलिसीज देखता था। लेकिन अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया तो दोनों, लेकिन मुख्य बात क्या थी कि नवाब के पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं थी, दोनों काम कंपनी ही करती थी। वो ना जुडिशियल करता था नवाब, ना उसको उसकी पॉलिसी चलती थी। ठीक है, इसलिए कानूनी व्यवस्था जो है वो खासकर बंगाल में खराब हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के ऊपर रेगुलेटरी एक्ट लाया गया। ठीक है, 1773 में। अब ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे। ठीक है, प्रोविजन समझना जरूरी है। पहली बात आप ये समझिएगा कि पावर जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन उसमें रेगुलेशन लगा दिया गया, उसमें अगर मगर लगा दिया गया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इफ एंड बट लगा दिया गया। दूसरी बात क्या थी, एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया और उसके 4 मेंबर्स बनाए गए जिसको हम 4 काउंसिलर मेंबर कहते थे। ठीक है, तो 4 काउंसिलर के साथ एक गवर्नर जनरल बनता था जिसका काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, उसको दिशा निर्देश देना। आगे समझिएगा, दूसरा जो मुख्य काम किया गया कि बॉम्बे का जो प्रेसिडेंसी था, जो मद्रास का प्रेसिडेंसी था, और उनके जो गवर्नर या हेड हुआ करते थे, अब उनको जो है वो बंगाल के अधीन कर दिया गया। आप ऐसे समझो कि मान लो 3 चीफ मिनिस्टर 3 अलग अलग प्रदेशों के में राज करते हैं, और क्या किया जाए कि एक चीफ मिनिस्टर को अगले 2 राज्य का भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ये वही बात हो गई ना कि बॉम्बे और मद्रास को क्या किया गया कि बंगाल के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, मतलब वो अब स्वतंत्र होकर के अपना प्रेसिडेंसी नहीं चला सकते थे। तो ये आपका रेगुलेटिंग में मुख्य प्रोविजन था, ये सारे के सारे बंगाल के अंतर्गत आ गए। अब जो कंपनी था, कंपनी में एक डायरेक्टर हुआ करता था और उसका जो टेन्योर था, टेन्योर मतलब उसकी जो अवधि थी उस पद पर रहने की, पहले क्या होता था उसका कोई फिक्स अवधि नहीं थी, लेकिन अब उसको 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया गया, मतलब 5 साल के लिए कोई भी आदमी वहाँ पे रह सकता है उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के पद पे। अब जो कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था उसका काम क्या था समझिएगा, एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, तो कंपनी का डायरेक्टर काम था रेवेन्यू, मतलब कि जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे रेवेन्यू उसको कलेक्ट करेगा। दूसरा जो सिविल और मिलिट्री पावर थी उसको थोड़ा सा हटा दिया गया, उसको हटा करके किसके पास ला दिया गया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिनके पास सिविल और मिलिट्री जितनी भी तरह के जुडिशरी सिस्टम्स के पावर थे वो उनको दे दिए गए। लेकिन यहाँ पे भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जज जो थे उनको इंग्लैंड से लाया जाता था, इंग्लैंड से बुलाया जाता था। तो इस तरीके से मैंने बात की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजंस के बारे में। अब इसके डिफेक्ट के बारे में समझना कि क्या क्या डिफेक्ट हुआ, किस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया। समझने की कोशिश करिए कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो नहीं था। गवर्नर जनरल के पास अगर वीटो नहीं रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले गवर्नर जनरल की बात क्यों मानेंगे? आपने नियुक्त तो कर दिया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सीधा रिपोर्ट करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होता था तो उसको वीटो नहीं दिया गया। इस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तूती बोलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से की जैसे ही काम कर रही थी, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट फेल होता दिखाई दिया। दूसरा, भारतीय लोगों को नेग्लेक्ट किया गया था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो कोई था ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी मेंबर भारत का नहीं था, जज भी आपके वहाँ के इंग्लैंड से लाए गए, जो भी आपका गवर्नर जनरल बनाया जाता था वो इंग्लैंड का बनाया जाता था, कंट्रोलर या काउंसलर जो बनाया जाता था वो भी इंग्लैंड का ही होता था। इस तरीके से जब भारतीय प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा तो लोगों का विश्वास इस पर्टिकुलर रेगुलेटरी एक्ट में नहीं रहा, इस वजह से ये फेल होता दिखाई दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी उसको डिफाइन नहीं किया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से चीज़ों को टैकल करेगा, कौन कौन से मुद्दों को टैकल करेगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होने के आधार पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स अगर करप्ट पाए जाते हैं तो क्या उनके ऊपर केस दर्ज होगा, ये सारी बातें बिल्कुल नहीं पता थी, या फिर कह सकते हो कि डिफाइन नहीं थी। यही कुछ वजह थी जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो था वो मजबूत रहा और रेगुलेटरी एक्ट 1773 अपने उद्देश्यों में फेल होता दिखाई दिया। तो आज ये हुआ, आप हमने रेगुलेटरी एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।